हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, हरियाणा जुडिशियल सर्विस का जो आपका एग्जाम होना है एचजेएस का, उसको लेकर हम हरियाणा के लोकल लॉ की बात कर रहे थे। ये पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने डील किया है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 12 तक। आज का जो इम्पोर्टेंट रिवीजन होने वाला है हरियाणा जुडिशरी को लेके, आज हम बात करेंगे इविक्शन की, कि किस तरह से एक टेनेंट को अपने घर से निकाला जा सकता है, किस तरह से लैंडलॉर्ड अपने घर को खाली करवा सकता है। इससे पहले कि आज के वीडियो के साथ आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। देखिए, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, सबसे पहली बात तो ये अर्बन है। हमने जो फर्स्ट पार्ट में डील किया था वहां पे हमने सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन 3 तक इतना ही डील किया था। अब आज की क्लास में हम इसके आगे डील करेंगे। 4 से लेकर के और 12 तक हम पार्ट 2 में डील कर चुके हैं और आज समझेंगे 13 से लेकर के और आज कंप्लीट खत्म कर देंगे। जब कोई टेनेंट किसी का घर खाली नहीं कर रहा है तो हरियाणा में जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो एक लैंडलॉर्ड को राइट देता है कि वो अपना घर खाली करवा सकता है, लेकिन किन कंडीशंस में, अंडर दिस एक्ट ओनली। ये साथ ही साथ सेफगार्ड करता है आपके टेनेंट को भी। विदाउट डिले हम आगे चलेंगे, लेकिन जैसे आप अपना बेर एक्ट देखेंगे ना, आप सब अपना बेर एक्ट ओपन कर लीजिए और सेक्शन 13 को समझिए। सेक्शन 13 डील करता है इविक्शन ऑफ द टेनेंट, इविक्शन ऑफ टेनेंट। ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा सेक्शन है और इसको देख के बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड कब अपनी जमीन को, अपने घर को खाली करवा सकता है कि भाई मुझे इस घर में रहना है, किराएदार को बाहर निकालो, तो उसकी कंडीशंस देखिए सेक्शन 13 में। एक तो एमसीक्यू ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इविक्शन ऑफ टेनेंट किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 13A को भी ऐड किया गया। ठीक है, 13A 1990 में ऐड हुआ था, मैंने आपको अमेंडमेंट्स इसकी बताई थी। और वहां पे स्पेशली जो आर्म फोर्सेज, हमारे फौजी भाई हैं, आर्म फोर्सेज के जो जवान हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा चार्ट लेकर आया हूं जिससे मैंने आपके पूरे बेर एक्ट को बहुत छोटा कर दिया है। आप अपने बेर एक्ट में सेक्शन 13 ओपन कर लें तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, इविक्शन ऑफ द टेनेंट ये कैसे होगा। टोटल 7 सब सेक्शन दिए गए हैं इसके अंदर। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो 13 का 3A बाय एक्ट नंबर 16 ऑफ 1978 से इंसर्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे जहां भी ना आप एमसीक्यू मार्क कर लिया करो। अब सबसे पहले विदाउट डिले हम चलते हैं सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के ऊपर, जो किस बारे में बात करता है। टेनेंट सेल नॉट, जो वर्ड को मैंने आपका यहाँ पे क्या कर दिया है, बोल्ड एंड हाईलाइटेड है, ये आपके कीवर्ड है। टेनेंट को इविक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट दी अंडर द प्रोसीजर इन दिस लॉ, नोट दैट, ये क्या है आपका दिस लॉ फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्डिंग की डेफिनेशन कहां दी गई है, मैंने आपको कहा था कि हम डेफिनेशन को साथ साथ याद करते चलेंगे 2A में। और रेंटेड लैंड, रेंटेड लैंड कहां डिफाइन है, 2F में। तो आपका सबसेक्शन 1 क्लियर। सबसेक्शन 2 पे चलते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू कंट्रोलर, कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन देगा लैंडलॉर्ड इविक्शन के लिए। अब अंडर द ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके पांचों ग्राउंड इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 है, उसमें 1 से लेके और 5 तक। अब इन पॉइंट्स की भी हम यही चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको आपके लिए थोड़ा सा इजी बना दिया है इसको, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 है, उसका पहला ग्राउंड क्या है, अगर उसने 15 दिनों तक रेंट नहीं दिया है, नॉट पेड रेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एग्रीमेंट। जैसे कि आपने कहा कि भैया हर 3 तारीख को 3 ऑफ एवरी मंथ आप मुझको रेंट दोगे, और उसने इसके 15 दिन 18 तक आपको रेंट नहीं दिया। अगर एग्रीमेंट में ऐसी डेट है तो भाई इसका घर खाली करवाया जाए, ये एप्लीकेशन दे सकता है लैंडलॉर्ड कंट्रोलर के पास। अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा है कि एग्रीमेंट ही नहीं है,
तो जो लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, मान लीजिए जैसे 31 को ये मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो अगला महीना 30 का होगा, तो 30 तारीख यानी कि उस पूरे महीने आप वेट करना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो कि भैया मुझे मेरा किराया नहीं दिया, मेरा घर खाली करवाया जाए। ये पहला ग्राउंड है। बट यह दो प्रोवाइजो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो प्रोवाइजो है कहता है कि इफ विद इन 15 डेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग, मान लीजिए क्या कह रहा है कि लैंडलॉर्ड ने कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन दे दिया और इसने कहा कि जी मेरा घर वैकेट करा दो। जैसे ही फर्स्ट हियरिंग थी, किसके पास? कंट्रोलर के पास, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा? कंट्रोलर करेगा। फर्स्ट हियरिंग के 15 दिन के अंदर टेनेंट ये किराएदार क्या करता है? अपना रेंट प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो नोट कर लें, विद इंटरेस्ट ऑफ 8%, ये आपका एमसीक्यू मार्क कर लें। कितना इंटरेस्ट? 8% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ रेंट को कंट्रोलर के पास जमा करवा देगा, ठीक है, या जैसा कंट्रोलर ने डिसाइड किया है, तो ये माना जाएगा कि उसने टाइमली रेंट पे कर दिया है। ये प्रोवाइजो 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लें। दूसरी चीज यहां पे क्या आती है कि लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एरियर। भैया जिस दिन बंदे ने एप्लीकेशन दी, मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को कंट्रोलर को एप्लीकेशन दी है, तो इसके 3 साल पीछे तक आप क्लेम कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। 3 साल से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। दोनों प्रोवाइजो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा ग्राउंड क्या है? मान लीजिए जब 1949 के बात कर रहा है, कौन सा एक्ट है? ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, जो सेक्शन 24 में हमने पढ़ा था कि रिपील हो गया है। विदाउट रिटन कंसेंट टेनेंट, ठीक है, क्या करता है? विदाउट रिटन कंसेंट। किसकी कंसेंट? यहां पे लैंडलॉर्ड की, रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। मकान मालिक की रिटन कंसेंट के बिना वो किसी को लीज पे दे देता है, रेंट पे दे देता है, या भाई ली थी उसने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए और वो उसको नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करने लगता है, अदर पर्पज के लिए यूज करने लगता है, तो भी कंट्रोलर के पास लैंडलॉर्ड जा सकता है कि घर कब खाली कराना है। अब आता है सबसेक्शन 3। ये क्या कह रहा है आपका कि डैमेज द बिल्डिंग, बिल्डिंग को डैमेज पहुंचाया है। 4 है न्यूसेंस, और 5 है मान लीजिए वो घर अदर देन हिल स्टेशन है और 4 महीने तक किराएदार उसे खाली छोड़ रखा है, मकान पता नहीं कहां रहता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। बट ये 4 महीने की कंडीशन सिर्फ अदर देन हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिल स्टेशन में क्या रीजन होता है कि जैसे मौसम चेंज होता है उसको नीचे आना पड़ता है। तो क्लियर हो गया आपको किन ग्राउंड्स पे कंट्रोलर के पास लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन दे सकता है इविक्शन की? अगर 15 दिनों तक डेट ऑफ एग्रीमेंट की डेट से रेंट नहीं दिया है, अगले पूरे महीने नहीं दिया है, ठीक है, और 15 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग में रेंट प्लस 8% का पर एनम इंटरेस्ट जमा करवा देगा, तो भी ठीक है। 3 साल से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। बिना उसकी रिटर्न कंसेंट के भैया वहां किसी को रेंट और किसी को दे दी है, और बिल्डिंग डैमेज कर दिया, न्यूसेंस कर दिया, और घर खाली छोड़ दिया 4 महीने के लिए। ये पांचों ग्राउंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 13 का 2 इंपॉर्टेंट हुआ, आपको समझे आप इस चीज को? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 13.3। अब 13.3 किस बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है कि एप्लीकेशन बाय लैंडलॉर्ड टू कंट्रोलर फॉर द पोजेशन। अब कंट्रोलर के पास जाता है मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, और कहता है कि साहब मुझे मेरा घर दिला दो, पोजेशन दिला दो, अब इस घर में मैं रहना चाहता हूं। अब क्या क्या है वहां पे? रेजिडेंशियल अगर बिल्डिंग है, 3 ग्राउंड है यहाँ पे। इन केस वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इन केस वो रेंटेड लैंड है, ठीक है। आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहां डिफाइन है? 2G के अंदर। रेंटेड लैंड कहां डिफाइन है? 2F के, ठीक है। अब फॉर ओन यूज इफ डोंट हैव अदर लैंड इन अर्बन एरिया, भाई उसके पास शहरी क्षेत्र में दूसरी जगह नहीं है, या फिर बिल्डिंग अनसेफ हो जाती है, अनफिट हो जाती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, वो कभी भी गिर सकती है। तो ये 3 कंडीशन है। इनमें से जो पहली कंडीशन आपकी है रेजिडेंशियल वाली, वहां आप देखेंगे तो वहां भी मैंने लिखा है टोटल 5 पॉइंट्स, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। 5 पॉइंट यहां भी दिए गए हैं, 1 से लेके 5 तक, ये 5 तक रहेगा, ठीक है।
क्लियर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। अब इसके लिए भी देखिए मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी है, आप इस टेबल को समझ लेंगे तो चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन ए, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मामले में मकान मालिक कब अपना घर खाली पोजेशन ले सकता है। या तो उसे खुद के ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए कि भैया देखो मुझे रहना है और मेरे पास कोई दूसरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है उस अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया की डेफिनेशन दे रखी है 2I में। दूसरा ग्राउंड क्या रहेगा, अब वो उसे ऑफिस चाहता है वहां पे करना, किसका, मकान मालिक बूढ़ा हो गया, अपने बेटे का ऑफिस करना चाहता है, उसके सन का, जो क्या करना चाहता, प्रैक्टिस करना चाहता। 3 प्रोफेशन यहां दिए गए हैं, इनको मार्क कर लें बिल्कुल, तीनों प्रोफेशन मार्क करने हैं आपको यहाँ पे। या तो वो लॉयर है, भाई वकील है तो बट ऑब्वियस है, वकील तो वो वकील है जो आप समझ ही सकते हो, आर्किटेक्ट है, सीए है, ठीक है। 3 ग्राउंड, 3 तो हो गए प्रोफेशन। या फिर उसकी शादी हो गई है और वो सेपरेट एक अपना घर बसाना चाहता है, उसका बेटा, अगर मकान मालिक का बेटा प्रैक्टिस करना चाहता है एज ए लॉयर, आर्किटेक्ट और सीए, या वो अपनी शादी के बाद अलग से घर बसाना चाहता है, तो भी कंट्रोलर के पास जा सकता है, लैंडलॉर्ड की मेरा पोजीशन मुझे दिलाया जाए। तीसरा ग्राउंड यहां पे है, अगर मान लीजिए टीनेंट उसका एम्प्लॉय है, आपने देखा होगा कोई अकोमोडेशन दे रखा है कंपनी ने या क्वार्टर्स वगैरह दे रखे हैं, अब वो उसका एम्प्लॉय नहीं रहा, या फिर आपने घर में नौकर को एक घर दे रखा है रहने के लिए, ठीक है। तो अगर अब उसका वो वहां से रिटायर हो जाता है या रिजाइन दे देता है, नहीं, ही सीज टू बी एम्प्लॉय, ही वॉज एम्प्लॉय, ठीक है, अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा है, तो भैया इस कंडीशन में भी कंट्रोलर के पास जा सकता है कि जब ये मेरे पास काम नहीं करता, मेरा घर मुझे वापस दिलवाया जाए। फोर्थ ग्राउंड है, टीनेंट हैज अदर प्रॉपर्टी, अब किराएदार क्या है, आपके घर में किराए पे रह रहा है, आपके पास कुछ है नहीं, और किराएदार का अपना 2 फ्लैट वहां पे है, दूसरी अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो भी आप उसे खाली करवा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट, अगर भाई जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो फौज में नौकरी करता, फौजी भाई है, आर्म फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कहीं पे जॉब कर रहा है, और वो अपनी फैमिली को वहां सेटल करना चाहता है, तो इस ग्राउंड पर भी वो घर खाली करवा सकता है। क्लियर, टीनेंट को घर से कब निकाल सकते हैं, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। पोजेशन कब ले सकते हैं, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। दोनों में आपने डिफरेंस को समझ लिया। ये पॉइंट हमने ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डिस्कस किए हैं। फिर एक 1978 के अंदर सेक्शन 3A ऐड किया गया। अभी सेक्शन 3A क्या बात करता है, अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो क्या हो, क्योंकि इससे पहले सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात की गई थी। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहां डिफाइन है, 2D के अंदर, जी में नहीं 2D में डिफाइन है। तो लैंडलॉर्ड आर्म फोर्सेस से है, तो 3 साल के अंदर अपनी रिटायरमेंट से, या उसका बेटा जो 18 साल का माइनर सन है, 18 साल पूरे होने के बाद ये एप्लीकेशन दे सकता है कि देखो जी मेरी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मैं फौजी आदमी था, मैं रिटायर हो गया, 3 साल के अंदर मेरे को वापस दिला दो। या इन केस भाई हमारे वो सोल्जर नहीं रहा, उसका माइनर सन है, तो जिस दिन उसका बेटा मेजर हो जाएगा वो तब एक एप्लीकेशन दे सकता है। क्लियर, कब इंसर्ट हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, आर्म फोर्सेस के लिए है। आर्म फोर्सेस आपने रेजिडेंशियल में भी पढ़ा था, आपका 15th ग्राउंड है, 13(3) के ए का 5th ग्राउंड आर्म फोर्सेस से डील करता है। सब सेक्शन 4 पे आते हैं, कंट्रोलर अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को, रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि उसने अलाउ कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि भैया घर खाली करना पड़ेगा, इविक्शन करना पड़ेगा, तो टीनेंट को भैया टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी जाओ 1 घंटे में अपना सामान उठा लो, लेकिन ये टाइम जो है 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया मकान मालिक को बेचारे को घर दे रहे हो तो टाइम से दो ना। तो 3 महीने से ज्यादा, वो से कम भी दे सकता है बट 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता। सब सेक्शन 5 को समझिए, अगर उसने एप्लीकेशन दी है अंडर सेक्शन 13(3)(a)(5), जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये डेट मैंने इसीलिए यहां लिखी थी कि आर्म फोर्सेस पर्सनल है, उस केस में क्या होगा, उसकी एप्लीकेशन जो है
1 महीने के अंदर डिस्पोजल देना होगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर ऑर्डर करेगा टेनेंट को कि खाली करो। अब यहाँ पे समय सीमा 3 महीने नहीं रहेगी, जो समय सीमा यहाँ पे है वो 15 दिन हो जाएगी फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। यानी किसी फौजी का अगर घर है, किसी इंडियन डिफेंस पर्सनल का घर है, और उसकी एप्लीकेशन को 1 महीने में डिसाइड करना है और 15 दिन में उसका घर खाली करा के उसको घर दे देना है। यही हमारे भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान है। हर जगह पे उनकी इसी तरह से केयर की जाती है, पूरा देश उनकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं। फिर आते हैं सबसेक्शन 6 के ऊपर। इन केस लैंडलॉर्ड नॉट ऑक्यूपाई द बिल्डिंग रेंटेड लैंड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से बेचारे के पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, तो भी वो जा सकता। अब इस चीज को समझिए, 13 का 6 क्या कह रहा है कि आपने इतना कुछ यहां तक जो पढ़ा है इसमें घर खाली करवा लिया, खाली होने के बाद अब खाली किस ग्राउंड पे बात है कि भैया मेरे पास घर नहीं है, लैंड नहीं है, 3 साल तक वो घर या वो लैंड खाली पड़ा है। मकान मालिक ने किराएदार को तो निकाल दिया, पर फिर 3 साल तक उस लैंड को किसी को किराए पे नहीं दिया, खाली पड़ा है, या किसी दूसरे किराएदार को दे दिया। दोनों कंडीशंस में टेनेंट किराएदार जा सकता है कंट्रोलर के पास कि साहब इसने बिना बात फोकट में खाली करवा दिया, झूठ बोल के अब मेरे को वापस मेरा पोजीशन दिलाया जाए। अब मान लीजिए ऐसी एप्लीकेशन फ्रीवलेस है, वैक्सियस है, झूठ झाट बोल के एप्लीकेशन डाल दी गई है, तो कंट्रोलर उस पर फाइन लगा सकता है। और कितना फाइन लगा सकता है? 500 रुपए। ये आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दो छोटी छोटी टेबल से आपने समझ लिया पूरा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हैं और तो टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये बहुत इतने बड़े सेक्शन को आप इतना छोटे तरीके से यहाँ पे समझ पाए हैं। ठीक है, हम इसके बेरेक्ट में ज्यादा नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे अपने लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं सेक्शन 13A। 13A को इंसर्ट किया गया है बाय एक्ट नंबर 11 ऑफ 1986 में, इससे इसको इंसर्ट किया गया है। 13A क्या कहता है आपका कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। मैं इसका भी आपको जिस्ट बता देता हूं। ये आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए है स्पेशली। ठीक है, जो आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है वो लैंडलॉर्ड है, तो उनके लिए क्या क्या पड़े, क्योंकि वो भाई बहुत दिनों तक नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, बॉर्डर पे देश की सेवा करते हैं, तो वापस आते हैं तो उन्हें भी अपनी सोसाइटी में अपना घर सेटल करने का पूरा हक है, तो उनको ये प्रिविलेज दिया गया है। अब 13A का 1 क्या कहता है, देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है। अगर कोई भी आर्म फोर्सेस पर्सनल है यूनियन ऑफ इंडिया का, अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले, विद इन 1 ईयर प्रायर टू और आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि अपनी मान लीजिए यहां उसकी रिटायरमेंट होनी है, तो इससे 1 साल पहले या इसके 1 साल बाद तक, ठीक है, वो क्या कर सकता है। और उसने उसका घर रेंट पे, ऑलरेडी उसने कहीं रेंट पे दे रखा है, ठीक है, जो भी इसमें बाद में पड़ेगी अपनी, या फिर जब से ये एक्ट लागू हुआ, कब से एक्ट लागू हुआ, ये 27 अप्रैल 1973, इस डेट के 1 साल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे उसको कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, इन ग्राउंड के आधार पर अपना वो घर खाली करवा सकता है। 13(3) के ए में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो इन ग्राउंड्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। नोट 13(3), 13A, 13A का 1 का ए। अगर मान लीजिए क्या हो जाता है, यहाँ पे डेथ हो जाती है उस लैंडलॉर्ड की, यानी वो आर्म फोर्सेस पर्सनल की डेथ हो जाती है, ये एक्ट लागू होने से पहले ही, ठीक है, तो 1 साल, भाई मान लीजिए 27 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था, इससे पहले डेथ हो गई, तो भैया वो 26 अप्रैल 1974 तक अप्लाई कर सकता है, ये बात खत्म होगी। अगर उसकी डेथ जो है वो आफ्टर कमेंसमेंट, इस डेट के बाद डेथ हुई है 1973 के, लेकिन उसकी रिटायरमेंट से पहले हो गई है, तो उसकी डेथ से 1 साल के अंदर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो डेथ भाई एक्ट शुरू होने के बाद हुई, रिटायरमेंट के बाद हुई, ठीक है, तो वो रिटायरमेंट की डेट
अगर रिटायरमेंट से पहले डेथ है तो डेथ से 1 साल, और रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ है तो भैया तो रिटायरमेंट से 1 साल। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। कौन कर सकता है अप्लाई? उसकी कोई विडो हो, उसका कोई चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, इनमें से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्लियर? अब सेक्शन 1A फिर इंसर्ट किया गया और इसकी जरूरत महसूस हुई 1990 में। 1990 में यहाँ पे इंसर्ट हुआ है 1A। 1A क्या कहता है कि मान लो लैंडलॉर्ड, भाई यहां तक तो आपने आर्म फोर्सेस की हम बात कर रहे थे। अब जो बाकी एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एम्प्लॉय हैं, तो इन लोगों के लिए क्या होगा? तो इनको भी ये चीज दी गई कि ये भी अपने रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर, या तो 1 साल पहले या 1 साल बाद अपना घर खाली करवा सकते हैं, सेम क्लॉज पे, जैसे कि हमने ऊपर जो क्लॉज पढ़े। सब सेक्शन 2 कहता है कंट्रोलर शैल इशू सम्मन। अब कंट्रोलर सम्मन इशू करेगा यहां पे। ठीक है, कंट्रोलर क्या करेगा? सम्मन इशू करेगा। सम्मन इशू करेगा और सम्मन इशू करने के बाद वो किसको बुलाएगा कि आओ भाई। अब ये सम्मन अपेंडेड टू दिस एक्ट, इसी में सम्मन का फॉर्मेट भी दिया गया है। और सम्मन से रिलेटेड एक और आपको याद रखना है, सेक्शन 16 भी सम्मन्स की बात करता है, पावर टू सम्मन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ठीक है। अब थर्ड क्या बात कर रहा है? थर्ड कह रहा है कि जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा इसके साथ साथ, इन एडिशन एंड साइमल्टेनियस, और साथ साथ में सम्मन तो इशू कर दिया। अब सम्मन कैसे इशू होगा? यहां भी आपके एमसीक्यू बनेंगे। मैं आपको एमसीक्यू बता देता हूं कहां कहां बनेंगे। सम्मन होंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस टू द टेनेंट और इज एजेंट। पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि अगर उसको लगता है, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में भी जाना चाहिए, तो न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन दी सोसाइटी, जहां पे वो टेनेंट या उसका एजेंट काम कर रहा है, रह रहा है। क्लियर? अब मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट, भैया आपने एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजा, पोस्टमैन ने भेज दिया कि उसने या तो रिसीव कर लिया है या उसने मना कर दिया है कि भैया मैं नहीं लूंगा, तो इस केस में मान लिया जाएगा कि वो वैलिड सर्विस हुई थी। ठीक है। अब इसके आगे अगर जब सर्विस हो गई, सर्विस होने के बाद क्या है भाई, वो वहां पे आएगा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट यहां पे एमसीक्यू बनता है, वो तब तक कंटेस्ट नहीं कर सकता। समन गया टेनेंट के पास, किराएदार के पास, टेनेंट कंट्रोलर के पास आएगा, अपनी बात रखेगा, जैसे सीपीसी में रिटन स्टेटमेंट देते हैं वैसे अपनी बात रखेगा, लेकिन वो तब तक कंटेस्ट नहीं कर सकता है किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जब तक कि वो एक एफिडेविट ना फाइल करे कि भैया मैं किन ग्राउंड्स के ऊपर इस इविक्शन को अपोज करना चाहता हूं, और वो कंट्रोलर उसको इस बात की परमिशन देगा कि ठीक है तुम आओ। ठीक है। अब सम्मन हो गए, कोर्ट से परमिशन मिल गई, तो वो वहां पे कहेगा कि अब तुम्हारी बात हम सुनेंगे, और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कंट्रोलर फैसला दे देगा। कंट्रोलर क्या है कि भाई वो एप्लीकेशन कंटेस्ट करने का तभी उसको देगा जब उसमें रियल फैक्ट होंगे, डिसाइड करेगा फैक्ट को, है कि नहीं। और जब परमिशन मिल जाएगी तो उसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी जितनी जल्दी हो सके। अब कंट्रोलर क्या करेगा, एक इंक्वायरी करवाएगा, और जो प्रोसीजर होगा उस हियरिंग का वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज होगा। ये भी आपका एमसीक्यू है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंट्रोलर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विल बी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज प्रोसीजर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्लियर हो गई है कि कोई अपील या सेकंड अपील नहीं कर सकते आप। सेक्शन 96 सीपीसी फर्स्ट अपील, सेक्शन 100 सीपीसी सेकंड अपील पढ़ा था ना हमने सीपीसी में। तो ऐसे कहीं पर भी उसको कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो कंट्रोलर से वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है कि भाई देखो इसको हम चेक करेंगे रिकॉर्ड को, ठीक है, रिकॉर्ड मंगवाओ और उसको चेक करें, फिर जैसा उसको उचित लगे वैसा वो आदेश दे सकता है।
ठीक है। सब सेक्शन 10 देखिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना ज्यादा घुसने की आपको जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बता दिया उतना आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन विक्सन सेल बी सेम, जैसा कि नॉर्मल एप्लीकेशन कंट्रोलर के पास आते सेम प्रोसीजर रहेगा। अब कोई भी अगर रूल बचाए हो इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 1976 के रूल्स बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट रूल मेकिंग पावर उसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वही यहाँ पे आएंगे, बाकी किसी एक्ट में से कुछ दिया हो। तो सेक्शन 13 और 13 ये थोड़े लेंथी है, आई होप आपको क्लियर हो गए, बाकी को हम थोड़ा सा स्पीडी उसमें करेंगे। सेक्शन 14 कहता है डिस्पोजल डिसीजन विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन, एक बार जो फैसला कंट्रोलर ने ले लिया ऊपर दिए गए सेक्शंस में वो फाइनल है। अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी कौन होंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा किसी को भी जैसा उसको उचित लगेगा वो अपीलेट अथॉरिटी की पावर उसको दे सकती है। पहले फाइनेंशियल कमिश्नर होता था, ठीक है, लेकिन अभी हाई कोर्ट हो गया है। जो पर्सन एग्रीव्ड है कंट्रोलर से वो कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है, विद इन 30 डेज। तो टाइम टू अपील जितने टाइम दिए गए ना उनको नोट कर लें, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, लेकिन उसमें जो सर्टिफाइड कॉपी लेगा उसका टाइम उससे एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अपील होगी क्या होगा, स्टे ऑर्डर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, अपील को डिसाइड करेगी, रिकॉर्ड मंगवाएगी, चेक करेगी, ठीक है, और जैसा उसको उचित लगेगा वैसा वो फैसला देगी। जो डिसीजन होगा अपीलेट अथॉरिटी का, ठीक है, वो कंट्रोलर जो है उसको कंट्रोलर को आदेश करेगी वो कि इसमें ऐसा करो, और कंट्रोलर का आदेश फाइनल होगा और वो कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। जो हाई कोर्ट है यहाँ पे वो रिविजनल अथॉरिटी है, रिवीजन कहाँ फाइल होता है, हाई कोर्ट में। आपको सीपीसी का सेक्शन याद होगा, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 115, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, रेफरेंस 113 है, 114 आपका रिव्यू है, 115 रिवीजन है। ठीक है, वो हाई कोर्ट का करेगी। तो हाई कोर्ट 90 डेज के अंदर करना है। 90 डेज में कोर्ट क्या करेगा, फिर रिकॉर्ड मंगवाएगा हाई कोर्ट और जैसा उसको उचित लगेगा वो फैसला कर देगा। 16 को बस इतना याद रखिए, पावर टू समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। सीपीसी होगा, सीपीसी में कहा ऑर्डर 16 समन्स टू विटनेस। 17 किसकी बात करता है, कॉस्ट की बात करता है। अब कंट्रोलर को या फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है या रिविजनल अथॉरिटी, तीन चीजें होगी यहाँ पे, ये क्या कर सकती हैं, इनको जैसा उचित लगेगा वैसा उस पे बोल सकते हैं कि भैया देखो तुम इतना कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा। अब कंट्रोलर क्या है, ये अपीलेट अथॉरिटी और रीजनल अथॉरिटी, ये कॉस्ट जो है shall not follow the event, the control appellate authority regional authority shall state its reason। अब इसका रीजन वो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। अब आती है कि ठीक है जी, उसने डिसाइड कर दिया, फैसला दे दिया, तो अब एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कैसे होगा। सेक्शन 36 से लेकर के 74 तक सीपीसी में एग्जीक्यूशन दिया गया है। ऑर्डर 21 सीपीसी एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो सिविल कोर्ट का ऐसे होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं मार्क करा रहा हूं, मार्क कर लेना इसको। मान लो कि वो डिक्री हो और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, डिक्री या ऑर्डर की तरह ही होगा। मैंने आपको सेक्शंस बता दिए कि कहां कहां होता था। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन कहता है कि 1 ईयर्स रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड प्रीसीडिंग डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर से ठीक 1 साल पहले तक का जितना 1 साल का रेंट होगा वो उसकी ज्यूरिसडिक्शनल वैल्यू, यानी कि सेक्शन 6 आपने पढ़ा था ना सीपीसी में, पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, वो उसकी वैल्यू होगी। क्लियर। 19 बात करता है इश्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, कि जहां पे मान लीजिए भैया आपका एक ये भी कंट्रोलर है, एक ये भी कंट्रोलर है, ये भी है, तो मैं एप्लीकेशन किसके पास लेकर जाऊं, तो जिसको रिविजनल अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ने दे रखा है हम उसी के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, और इसको ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। सेक्शन 20 इसी की बात करता है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इधर एप्लीकेशन पे, ठीक है, या फिर अदरवाइज वो किसी भी अपीलेट अथॉरिटी को या कंट्रोलर के पास उनको ट्रांसफर कर सकता है। अब 20A जो है आपका, ये कब इंसर्ट हुआ था, 1974 में। अब ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग एंड फाइलिंग ऑफ अपील एंड रिविजन्स
अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये कह रहा है कि सब डिविजनल ऑफिसर सिविल जो कंट्रोलर के फंक्शन कर रहे थे वो ये माना जाएगा कि भैया वो सबऑर्डिनेट जजेस हैं। क्लियर? और सब डिविजनल ऑफिसर सिविल जो कंट्रोलर का फंक्शन कर रहे थे उनकी जो अपील होगी कहां होगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी। क्लियर? इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। 21 लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट को अपने पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड याद रखिएगा। 22 में पेनल्टीज हमने बात कर ली है, पेनल्टीज आ गई थी, पेनल्टीज को हम पहले पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। 23 में पावर टू मेक द रूल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 24 में ईस्ट पंजाब एक्ट आपका रिपील हो गया है और यहाँ आपका ये कंप्लीट एक्ट खत्म हो जाता है। स्केड्यूल की हमने बात कर ली थी और आज जो 13A में हमने समन की बात की है, 13A का जो सबसेक्शन 2 है वहां समन की जो हमने बात की उस समन का फॉर्मेट ये रहेगा। तो दिस इज योर कंप्लीट एक्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं और सही लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अगली एक अगर MCQ सीरीज आप चाहते हो तो इसमें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम इस हरियाणा अर्बन कंट्रोल एंड एक्ट की एक MCQ सीरीज भी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।